My dear students, welcome to NK बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज मैं नेक्स्ट चैप्टर रासायनिक बलगतिकी जो चैप्टर है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का कराने जा रहा हूँ। थोड़ा मौसम ठीक ठाक नहीं है, ठंड अधिक है, जिसके कारण थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। आज मैं थोड़ा सा ही पढ़ाऊँगा और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बहुत अच्छा ढंग से पढ़ाते रहूँगा। मौसम का भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। देख ही रहे हैं कि जब से नई वर्ष आई है मौसम थोड़ा ख़राब है और ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। इससे आप लोगों को भी बचने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जामिनेशन का कम समय है। थोड़ा ठंड में नहीं घूमिए फिरिए, साथ ही साथ आप बिछावन पर रह करके भी आपको पढ़ने का आनंद उठाइए। हम तो रेगुलर आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा ही रहे हैं, बीच बीच में कभी कभी बायो भी पढ़ाते रहे हैं और पढ़ाएंगे भी। तो अब आवश्यकता यही है कि आप थोड़ा सा आराम कीजिए और इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग घर बैठ कर के ही जो पढ़े हैं उसको प्रैक्टिस में लाइए। समय बहुत कम है और हम तो लगभग आपका सिलेबस से आगे बढ़ा ही रहे हैं और बहुत कम समय में भी अब पूरा हो जाएगा। पूरे चैप्टर 16 है, जिसमें आज हम चौथा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं और प्रत्येक दिन एक एक चैप्टर पढ़ा ही रहे हैं। यानी 14, 15 या 20 तारीख के अंतराल में हम आपको पूरे सिलेबस को कवर कर देंगे। इसके बाद हम बहुत ही संक्षिप्त में पढ़ाऊँगा। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा बिल्कुल उसको जो है, यानी 2 घंटा का क्लास होगा, जिसमें हम पूरे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक बार फिर से हम रिवीजन करा देंगे, ताकि वह एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके, है ना। तो इस तरह से आप लोग पढ़ते रहिए। और थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने के कारण हम भी आज कम समय देंगे, फिर भी पढ़ाऊँगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोगों का बहुत कम समय है एग्ज़ाम का और हमारी आवश्यकता आप लोगों को है। कोर्स साथ साथ आप लोगों के एक माता पिता का जो एक उद्देश्य होता है कि अपने मेरे बच्चे कैसे आगे बढ़े, बार बार गाइड करते रहते हैं। उस तरह से एक शिक्षक का भी, एक गुरु का भी एक कर्तव्य होता है कि अपने विद्यार्थियों को बार बार प्रेरित करे, और मैं वही काम कर रहा हूँ। प्रेरणा स्रोत आप लोगों को पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन मेरा एक ही प्रयास है कि मेरे विद्यार्थी मेरे बच्चे हैं, मेरे पुत्र के समान हैं, और मैं अपने पुत्र को और अपने शिष्य को, अपने बच्चों को कैसे गाइड करूं कि मेरे बच्चे अच्छा से आपको एग्जामिनेशन में सफल हो और पढ़े, मेहनत करें। तो इसके लिए समय समय से मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ता है, कहने की आवश्यकता होता है, और मैं आप लोगों को इसी बात को दोहराते भी रहते हैं कि अब समय कम है, समय कम है, पढ़िए पढ़िए, बहुत पढ़िए। अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन आ गया है और यही आपकी समय का मांग है। जो आप लोगों ने वर्षों से जो मेहनत किया है उसका एक सर्टिफिकेट मिलेंगे आप लोगों को परिणाम का, और वह कैसा होगा वह आपके मेहनत पर निर्भर करता है। आप जितना जागरूक होंगे, जितना आप उत्साह के साथ, लगन के साथ, निष्ठा के साथ पढ़ेंगे, जिम्मेवारी के साथ पढ़ेंगे, वही आपका रिजल्ट होगा, और वही आपका रिजल्ट आगे के भविष्य को तय करेगा। तो इस बात को ध्यान में रखिए और पढ़िए। पढ़ाई करना ज़रूरी है, पढ़ाई करने के साथ साथ रिजल्ट लाना ज़रूरी है, और रिजल्ट लाने के लिए आपको कुछ हट करके काम करने की आवश्यकता है।
अभी तो आप लोगों को कम समय है और 10 से 15 दिनों तक आप लोग बिल्कुल दुनिया के कोई भी काम नहीं करके आपको एकदम पढ़ाई के प्रति समर्पण रखना चाहिए और बार बार प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, जो आपको परीक्षा के लिए सजीवन बूटी के समान रहेगा, होगा और बिल्कुल होगा। हम लोगों ने, खासकर हम अपनी बात कर रहा हूँ, अब तो बिल्कुल आसान हो गया है पढ़ाई करना। एक समय था कि पढ़ने के लिए बड़ी पैसा ही नहीं रहता था लोगों के पास, उतने टेक्नोलॉजी नहीं था, उतने शिक्षक लोग नहीं थे पढ़ने के लिए, उतने विद्यालय नहीं थे, फिर भी संघर्ष करके एक पढ़ने की आस्था था, पढ़ते रहे। एक समय था, ऐसा था कि अंग्रेजी मात्र नाम के था। 8 क्लास से अंग्रेजी का पढ़ाई स्टार्ट होता था, उस समय के मैं हूँ और मैं भी 8वां क्लास से ABCD सीखा हूँ। लेकिन आज देखिए, हमने इसको एक अपना कैरियर माना और अपनी जिम्मेवारी को माना और इस पर निरंतर पढ़ते रहा और पढ़ाने का भी मौका मिला अभी तक, और उम्मीद भगवान स्वास्थ्य ठीक भी रखेंगे तो लंबे समय तक पढ़ाते रहूँगा। हम तो 2 जनरेशन को, 2 पीढ़ी को पढ़ा चुके हैं। जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं उनके भी स्टूडेंट को मैं पढ़ा चुका हूँ और यह बहुत बड़ी सौभाग्य है। और भगवान ऐसे ही रखे तो एकाध पीढ़ी को मैं और पढ़ा लूँगा। इतना तो मैं टैलेंट रखता हूँ, इतना तो मैं हिम्मत रखता हूँ और मेहनत करता हूँ। हम मेहनत करने से कभी थकते नहीं हैं और हार नहीं मानते हैं। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी हार नहीं मानिए। अभी तो आप लोग का जीवन का शुरुआत ही हुआ है। लंबी समय तय करने की बाकी है और यह आपको इस जिंदगी की लंबी तय छलांग में एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। आप ज्ञानी, आप पैसे वाले, आप स्वाभिमानी, आपकी पहचान, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी मर्यादा सब आप में समाहित है। उसका एक ही कारण होगा, एजुकेशन। एजुकेशन ही समाज की स्थिति को सुधार सकता है, एजुकेशन ही समाज में प्रतिष्ठा ला सकता है, एजुकेशन ही स्वाभिमान को बढ़ा सकता है, एजुकेशन ही बेरोजगारी को दूर कर सकता है। और इन तमाम बातों को पाने के लिए इंटर की एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ज़रूरी है। इस बात को समझिए और बिल्कुल निर्भय और निरंतर प्रैक्टिस में लाइए। एग्जामिनेशन के बहुत कम समय है। तो आइए आप देखिए, हमने इसके पिछले क्लास में विद्युत रसायन को पढ़ा करके कंप्लीट किया है एक क्लास में, लेकिन इसमें हम 2 क्लास लेंगे। मेरा कुछ स्वास्थ्य ठीक न है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। मैं नहीं रहूँगा तो आप लोग निष्क्रिय हो जाइएगा और निष्क्रिय होना अच्छी बात नहीं है। देखिए, क्वेश्चन है, अभिक्रिया के वेग का मात्रक लिखे। हम क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं। कौन आएगा परीक्षा में, कैसे आएगा, कैसे जवाब देना है, कितना जवाब देना है, इस बात पर हम फोकस देंगे। इसी को हम ट्रेनिंग कराएंगे आप लोगों को, और ट्रेन कराएंगे 10-15 दिन, और आप लोग इसको सीख करके परीक्षा में जाके अच्छा से अच्छा रिजल्ट ले आइए। तो अभिक्रिया का वेग का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। ऐसा क्यों? अभिक्रिया का वेग जो है वह वेग आपको सांद्रता बटे समय होता है, और सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, और समय से भाग दे देंगे तो प्रति सेकंड हो जाएगा, यानी मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। दूसरा है, वेग नियम क्या है? एनसीईआरटी का है, पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछेगा। अब तो कुछ भी पूछने की आवश्यकता है और पूछते रहता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपको जो है यहाँ पर वेग नियम में पूछेगा कि अभिक्रिया का
वेग अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है तो उसे वेग नियम कहते हैं। वेग नियम को ही वेग समीकरण या वेग व्यंजक भी कहते हैं। देखिए एक हम इक्वेशन लिए हैं ए प्लस बी से सी प्लस डी। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ए बी सी डी छोटा वाला जो है वह यह गुणांक है और यह मोलों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है और वह इसको पावर में लिया जाता है। तो वेग समानुपाती ए के पावर ए सांद्रता इंटू बी के पावर बी सांद्रता। प्रतिफल इसमें भाग नहीं लेता है, परिभाषा में लिखा है अभिकारक के सांद्रता के समानुपात। प्रतिफल का यहाँ कुछ भी योगदान नहीं है, कोई भी रोल नहीं है यहाँ पर। तो क्या होगा, समानुपाती चिन्ह को बराबर कीजिए, केस लिखे जहाँ वेग स्थिरांक के होगा ए के पावर ए और बी के पावर बी, इसी को वेग समीकरण कहते हैं। वेग नियम है, क्या है, वेग नियम। और वेग नियम को एक समीकरण के रूप में एक्सप्रेस किया गया है, इसलिए वेग समीकरण कहेंगे। और यह एक व्यंजक है, इसलिए इसे वेग व्यंजक के नाम से भी जानते हैं। यह हो गया 2 नंबरिया क्वेश्चन, ध्यान में रखेंगे, आएगा क्वेश्चन जरूर परीक्षा में और आप लोग बढ़िया से तैयारी करके लिखेंगे। नेक्स्ट है अभिक्रिया की कोटि क्या है, VVI क्वेश्चन है। VVI क्वेश्चन, महा VVI कहिए क्वेश्चन को, परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन, अक्सर पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। अभिक्रिया की कोटि क्या है, आप जानिए कि अभिक्रिया की जो कोटि है, वेग व्यंजक जो आया, इस वेग व्यंजक में जो प्रयुक्त जो इसका अवयव के घातांक सांद्रता के जो घातांक है, उस घातांक के योगफल को क्या कहेंगे, उसको अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। देखिए यहाँ लिखे हैं, किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त, वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो यही वेग समीकरण है। इस वेग समीकरण में अभिकारक की सांद्रता के घातांक का जो योग है क्या है, ए और बी है, तो ए प्लस बी क्या कहलाएंगे, अभिक्रिया की कोटि कहलाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन एक और जानिए, यह कहाँ से प्रारंभ होता है, 0 से प्रारंभ होता है और कहाँ तक होता है, 3 तक होता है, 0 से लेकर 3 तक होता है। तो वेग बराबर के और ए के पावर कितना, 2 और बी के पावर नहीं है यानी 1 है, नहीं दिया हुआ, इसका मतलब क्या है, 1 है। यह एक वेग व्यंजक है यानी वेग समीकरण है, इसे वेग नियम भी कह देंगे। इसमें जो पावर होगा, उसी पावर का जो योगफल होगा, उसी योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अभिक्रिया की कोटि, पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, 2 है 1, तो यहाँ लिखे हैं 2 जोड़ 1 बराबर कितना, 3। हम इसलिए इसका ऐसा एग्जाम्पल दिया है कि 3-4 बार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बिहार बोर्ड में पूछे हुए हैं कि वेग समीकरण इतना, तो अभिक्रिया की कोटि निम्नलिखित में से कौन है। तो इस बात को समझेंगे, यहाँ एक रहता है, यहाँ 1 2 हो जाता, यहाँ 1/2, यहाँ 1/2 रहता तो कितना हो जाता, 1 हो जाता। यहाँ 2 यहाँ 3 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर -2 रहता तो -1 होता। इस तरह से इसको ऐसा होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक वही होगा जो अभिक्रिया के वेग का मात्रक होता है। अभिक्रिया के वेग का मात्रक और शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक दोनों समान होता है। और पहला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक का भी मात्रक वही होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसको निकाल करके भी बताया जा सकता है, प्रूफ किया जा सकता है, हम फाउंडेशन में करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन रहेगा, उतना काहे लंच फंड में पढ़िएगा, डायरेक्ट इसको याद ही तो कर लीजिए। थोड़ा सा तो मेहनत करने की जरूरत है, कर लीजिए इसको याद। क्या होंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड। शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा,
मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। यह मात्रक और किसका होता है? अभिक्रिया के वेग का होता है। यानी अभिक्रिया का वेग का मात्रक और शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, दोनों का मात्रक समान होता है, अर्थात मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होता है। याद रखेंगे, वेरी गुड क्वेश्चन है, या पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा? प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा? आप जानेंगे कि प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक आपको समय इनवर्स, 2 बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं बोर्ड में, टाइम इनवर्स अर्थात समय इनवर्स। समय ऐसे ही पूछता है बीमा के रूप में, तो आप समय इनवर्स लिखेंगे, या समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है, सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में क्या रहता है? समय इनवर्स। भूलिएगा नहीं, याद कर लीजिए, यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब है, एग्जामिनेशन में आएंगे, याद रखिए। नेक्स्ट, अभिक्रिया की आणविकता क्या है? अभिक्रिया की आणविकता भी अभिक्रिया की कोटि के समान ही है। यह भी अभिकारक के सांद्रता के मोलों की संख्या को, प्रतिफल का नहीं, अभिकारक के सांद्रता के, अभिकारक के अवयवों के सांद्रता के मोल की संख्या को, मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अभिक्रिया की आणविकता कहिए या अनुकता कहिए, कहते हैं। यहाँ पर ये लिख दिए हैं, और इस तरह से आप जानेंगे कि जय मोल होगा उतना इसकी आणविकता होगा। इसकी आणविकता 1 से लेकर 3 तक होता है। अभिक्रिया की कोटि 0 से लेकर 3 तक, और इसका 1 से लेकर 3 तक होता है। इस तरह से आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है। मन लगा करके पढ़िए और रिजल्ट अच्छा से अच्छा लाइए, बेहतर रहिएगा आप लोग।